नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हम हमेशा अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और साथ ही उनके अनुभव के आधार पर करते हैं सलाह मशवरा। आज के हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्री हितेश चौधरी। आज हम उनसे उनके सिविल सर्विसेज से लेके अब तक के सफ़र के बारे में बहुत सी बातें करेंगे और साथ ही सलाह मशवरा करेंगे सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका जो परिवेश रहा है, ग्रामीण परिवेश रहा है और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आपका जुड़ाव रहा है, लेकिन आपने फिर भी मेहनत करके आपने सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करी और 2 बार आपने एग्ज़ाम दी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आईआरएस में गए तो आप रेलवे में आपने शुरुआत करी आपने और सेकंड टाइम फिर आपने एग्ज़ाम दी तो आप आईपीएस ऑफिसर बन गए। तो ये कैसे संभव हो पाया है ये? स्कूल टाइम से ही मैंने सोच लिया था और उसी के हिसाब से आगे की तैयारी की कोशिश की। पहले इंजीनियरिंग किया तो एसजीएस इंदौर से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। जी। उसके बाद कोशिश यही थी कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है, बिल्कुल। तो ये भी है कि एक ऑप्शन रखने की बात आती है। मुझे लगा था कि अगर बाय चांस मैं यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाता तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट एक ऑप्शन है जहाँ से आईआईटी से मास्टर्स किया जा सकता है और कुछ नहीं तो फिर टीचिंग लाइन मुझे पसंद था, तो मैं चाहता था कि आगे फिर टीचिंग लाइन में चला जाऊँ। जीएसआईटी से इंदौर के बाद फिर मैं दिल्ली गया और आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स डिग्री की। साथ ही साथ मैं वहाँ तैयारी करता रहा और पहले यूपीएससी का ही इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर हुआ, जिससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ कि हाँ मेरे में क्षमता है। और उसके नेक्स्ट टाइम में मैंने सिविल सर्विसेज में ही आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, जो मेरा एक बेहतर मैं कहूँगा कि एक रूट रहा, जर्नी रही। कि जो हमारे नए जो छात्र हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और कब से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले की तरह नहीं रहा। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप बताइए। देखिए, पहला तो ये होता है कि बच्चे को ये सोचना चाहिए कि यूपीएससी क्यों करना है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है, बस सुना है यूपीएससी करना है, बट एटलीस्ट ये जाने कि वो एग्ज़ाम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम को जानें, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखें, एनालाइज करें सिलेबस को और समझें कि हमारी क्षमता क्या है और कैसे तैयारी करना चाहिए। सेकंड, ये नहीं होता कि हम 1 साल तैयारी कर लेंगे, दूसरे साल कोचिंग कर लेंगे, तीसरे साल घर पे बैठ के करेंगे और 4 साल। यूपीएससी का ये कई बच्चों को मैंने देखा है कि डरते हैं, घबराते हैं और इतना बड़ा हुआ उसका बना रखा है कि हमें अलग से 2-3 साल की तैयारी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 साल या 2 साल पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो इट्स सफिशिएंट। उसके बाद होना नहीं होना ठीक है, वो एक डिफरेंट बात है, बट आपको 10 साल भी मिल जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप क्लियर कर पाओगे। और फिर कोचिंग जाना अनिवार्य नहीं कि कोचिंग से ही होगा। मेरा खुद का ऐसा नहीं रहा कि कोचिंग के थ्रू ही किया हो। आप बेसिक कोचिंग लेना है लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत कोर्सेज आ गए, एक आध करिए और खुद को मेहनत करना पड़ेगी। फिर आपको घर पर बैठ करके लगातार दिन भर सिर्फ पढ़ना है। जब आप लगातार पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अपने आप एग्जाम निकलेगी। शॉर्टेस्ट नोट्स बनाइए, अपने रोज रिवाइज करिए। इसकी की है कि आपको नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। स्टूडेंट्स को मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं एबीसीडी बताइए, आप बता देंगे। मैं बोलूँगा क ख ग घ बताइए, तो शायद हम भी नहीं बता पाए, कई लोग नहीं बता पाए। तो इसका ये कारण नहीं है कि एबीसीडी आसान है या क ख ग घ, वो भी तो आपने KG2 फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ी ली है, पर क्योंकि हमने इतने सालों से उसको रिवाइज नहीं किया है, हम भूल गए। एबीसीडी तो हमारे मोबाइल में है, सब जगह, तो हमें दिखती है, रिवीजन होता है। तो बच्चों को अगर कोचिंग जा रहे हैं तो भी, नहीं जा रहे हैं तो भी, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, कॉपी मत भरिए और उसको एवरी वीक कंपलसरी आप रिवाइज करिए या डेली रिवाइज कर सके तो बेस्ट है। भूलना कुछ नहीं है, सब याद रखना है। ये इसका की है जो सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाएगी। हर वीक रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपने में इम्प्रूवमेंट करिए। देखिए साल भर में आप कितने इम्प्रूव हो जाएंगे और आपकी एग्जाम निकल जाएगी। और एक चीज़ और, कंटिन्यूटी। बच्चों को क्या लगता है कि 7 दिन पढ़ लिया हूँ अब तो ब्रेक ले सकता हूँ, नहीं। ये घोड़ों की दौड़ है, जो ज्यादा पढ़ रहे हो आगे निकल जाएंगे और जो कम पढ़ रहे हैं आप पीछे रह जाओ। तो आप पीछे रहो, एक भी दिन आपने अगर ब्रेक किया तो आप पीछे रहो। अपना बर्थडे है, दोस्तों का बर्थडे है, त्योहार है, घर जाना है, नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो आप लगातार पढ़िए। और दूसरी चीज,
बच्चे एक एक्सक्यूज बॉक्स में बताता हूँ कि एक्सक्यूज बॉक्स लेके बैठते हैं। उनको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर सकता, मेरे घर में प्रॉब्लम है। आपको क्या पता कि मेरे घर की कितनी बड़ी समस्या है। 90% स्टूडेंट्स को समस्या आती है, ऐसा मैंने देखा है। तो हर जगह समस्या है, बट बच्चा बस उस अपने एक्सक्यूज बॉक्स को लेकर के रोता रहता है कि आप सर मेरे साथ तो ये दिक्कत है इसलिए मैं इस साल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? यूपीएससी की एग्जाम नहीं देख रही है कि आप कब एग्जाम दे रहे हो, आपके घर में क्या समस्या है। वो देख रही है कि अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप आउट है। तो ऐसे एक्सक्यूज ना बनाए और मेहनत लगातार करना। सर जैसे आपने बताया कि किस तरह से यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति तो ख़ैर बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है और अगर असफलता एक बार मिलती भी है तो उसको भी लेकर नहीं बिल्कुल। चलना है। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में बार-बार आ रही है कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से तो आपका नाता रहा ही है, लेकिन आपके यहाँ पे राजनीति का भी प्रभाव रहा है। तो जैसे हर किसी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो आपने पढ़ाई का एक ऑप्शन चुना और आप आगे निकल गए। लेकिन अगर क्या ऐसा नहीं होता तो क्या आपके पास राजनीति वाला भी ऑप्शन था? शुरू में जब मैं तैयारी के लिए बढ़ा था तो बचपन में ऐसा लगता है आदमी साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। मेरा भी बचपन ऐसे ही कि जब टीचर को देखा तो टीचर बनना चाहते थे, फिर साइंस के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम, तो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, फिर एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। लास्ट में लगा कि जनता की सेवा क्या बेहतर रूप से हो सकती है। तो लगता था कि ठीक है बिल गेट्स बन जाएं, उस समय सबसे अमीर आदमी था। फिर लगता था कि राजनीति अगर बड़े पद पे पहुंचेंगे तो जनता के लिए सेवा कर पाएंगे। और फिर एक यूपीएससी का जानकारी मिली कि आपको एक पद देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जनता की सेवा कर सकते हैं। तो इन तीनों में जो मुझे लगा कि जिसकी श्योरिटी और सबसे इजी वे में अगर जाया जा सकता है, जिस पे अपनी मेहनत से रिजल्ट आपको मिलेगा, तो मुझे यूपीएससी दिखा था, इसलिए इस तरफ बढ़े। साथ ही बाद में राजनीतिक जुड़ाव हुआ परिवार का, कई चीज़ों का। तो जॉब में आने के बाद उसके अलग अपने चैलेंजेस और इश्यूज रहे जो लगातार जॉब में चलते थे। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि जो आपका सफ़र शुरू हुआ आईपीएस बनने का और ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो आप पहले एएसपी भोपाल भी रहे हैं, भोपाल को भी आपने उस समय पहले शुरुआती दौर में देखा। उसके बाद आपके पास कुछ ज़िले ऐसे आए, जहाँ आप एज़ अ एसपी बनकर गए, चुनौतीपूर्ण रहे वो ज़िले, जहाँ मैं बात करूँ सिंगरौली की, मंदसौर की और जबलपुर जैसा जो एरिया है। तो कैसा रहा आपका वो अनुभव इन जगहों पर? देखिए पुलिसिंग में मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि इतने सारे चैलेंजेस मध्य प्रदेश में रहते हुए सामने आए और जनता की सेवा उन चैलेंजेस के बीच हम कर पाए। जबलपुर में प्रोबेशन फेज से मेरा चालू हुआ पूरा सफ़र पुलिसिंग का, और फिर टीकमगढ़ जतारा में मेरा एसडीओपी फेज रहा। उसी के साथ बालाघाट में मैं नई बटालियन के कमांडेंट के रूप में, रेजिंग के रूप में वहाँ पहुँचा। तो जबलपुर में बहुत बड़े चैलेंजेस, एक नशे का वहाँ पे शुरुआती दौर मैंने देखा कि कैसे मोहल्ले कॉलोनियाँ बर्बाद हैं, जहाँ बच्चे या परिवार छोटी-छोटी पुड़िया लेकर के नशा कर रहे हैं। साथ ही रेत का अवैध व्यापार बहुत ज़्यादा वहाँ संचालित होता था। तो उन पर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई, जो एक अच्छी सफलता मिली, और मैं वहाँ वही खुशी मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को, अपराधियों को मैं अंदर कर पाया जिससे समाज का भला हो सका। साथ ही जब बालाघाट गए तो नक्सल के हमारे पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई एरिया देखा जाए तो बालाघाट मंडला जोन ही वो कहलाता है। और वहाँ पर कैसे हमारे फोर्सेस को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इंडियन रिजर्व बटालियन वहाँ रेज हो रही, तो नए बटालियन को शेप अप करना कि कैसे हम बेस्ट फोर्स रेज कर सकते हैं, और वहाँ एनकाउंटर्स में भी पार्ट लेकर के पहुँचना, तो वो भी एक चैलेंजेस थे। और वहाँ पर बड़ी अच्छी सफलता मध्य प्रदेश पुलिस को हाल के कुछ वर्षों में मिली है, जो लगातार एनकाउंटर्स हमारे बड़े रूप में हो रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि नक्सल समस्या को हम पीछे धकेल रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस मिल करके। उसके बाद मेरा यहाँ भोपाल में भी एडिशनल एसपी के रूप में पोस्टिंग हुई, जहाँ एक बहुत आकांक्षा मर्डर केस अगर मैं याद करूँ तो बड़ा फेमस था, जहाँ आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को चुनवा दिया था टीवी के, और वहाँ टीवी देखता था बैठ करके। साथ ही अपने माँ बाप को भी मार करके वो छत्तीसगढ़ में अपने घर के नीचे गाड़ चुका था। और क्योंकि राजधानी है प्रदेश की, तो उसके अलग ही अपने चैलेंजेस होते, तो लगातार ऑन टोज आपकी फील्ड ड्यूटी जो रही वो बहुत, मुझे लगता है कि बड़ी प्रभावी और बहुत अच्छा मेरा भोपाल का सफ़र भी रहा। फिर सिंगरौली अपने आप में कोल और डीजल और इसके मामले में बड़े खदानों के मामले में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। वहाँ पर एज एसपी मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर कई माफियाओं से मेरा सामना हुआ और ऐसे चैलेंजेस थे जिनको देखा गया। बट मेन कहेंगे उसके बाद जो मंदसौर का एक फेज़ आया, वो मैं मानता हूँ कि एज एसपीशिप वो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स में से रही, क्योंकि वहाँ अवैध नशे का व्यापार भरमार है। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो वहाँ क्योंकि लीगल है अफीम की खेती, तो वहाँ से इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत चलती है।
तो अवैध नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा था, जिस पे काफ़ी कठोर कार्रवाइयाँ की गई और माफिया का सफाया करके एक विशेष अभियान हमारे द्वारा वहाँ चलाया गया था, जी। जहाँ मोहम्मद शफ़ी करके एक बहुत बड़ा चांद तारा अफ़ीम फेमस ब्रांड था उसका, जो मुंबई और सऊदी अरेबिया तक पूरे प्रदेश और पूरे देश में वो भेजता सप्लाई करता था। और एक टाइम पे 80 के दशक में, 90 के दशक में बहुत बड़ा नाम था, आज तक उसकी जड़ें फैली थी। तो उसके पूरे सभी का सफाया कर करके वहाँ जनता के बीच एक अच्छा मैसेज पहुंचा पाए। साथ ही वहाँ पर फिरौती एक बहुत बड़ा गैंग के रूप में डेवलप्ड था। मेरे पहुंचने के पहले ही कुछ बड़े मर्डर्स हुए थे, मेरे पहुंचने के बाद कुछ मर्डर्स हुए, और वहाँ पर राजस्थान के प्रतापगढ़ के आरोपी और बड़े गैंग्स ऑपरेटिव थे जो फिरौती की मांग व्यापारियों से करते थे, जिन पर सीधे वार करके और उनके सारे बेसिकली चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे ज़मीनें हो, उन पर से कब्जे हटवा उनको जेल भेजा, एनएसए किया, आदि चीज़ें की। तो जो एक प्रभाव मैसेज जनता में गया वो बहुत पॉजिटिव था, और जनता फिर कॉन्फिडेंट हुई और आरोपी बैकफुट पे पहुंचे थे। ऐसी जगहों पर जब कार्रवाई करते हैं तो एक जनता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अदरवाइज जो ऐसी घटनाएं होती है उनको क्रैक करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होता और है। मैं मानता हूँ कि वहाँ मीडिया ने मेरा बहुत प्यारा सपोर्ट किया, साथ ही जनता ने बहुत प्यारा सपोर्ट किया। आज तक मंदसौर से मुझे चाहे कॉल्स आते हैं, याद करते हैं, मैं भी याद करता हूँ कि वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट और किया सर था। लेकिन जब कार्रवाई करते हैं तो कई बार ऐसा भी रहता है कि आपकी लाइफ को भी खतरा होता है, डेंजर होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करती? तो उस समय आपके परिवार को और इनको कहीं ना कहीं डर भी लगा रहता होगा। बिल्कुल, शुरू में रहता है कि हाँ ठीक है, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बट रहता है बैक ऑफ द माइंड। और जब कुछ कार्रवाइयाँ की, उसके जो रिपरकशंस मुझे देखने को मिले, और जहाँ जहाँ कुछ खतरे वाली जगह पर भी अब अकेले पहुंच जाते हैं, कभी लगता है कि हम तो पुलिस हैं, क्या होगा, बट आरोपियों का वो माइंडसेट नहीं होता है। जो अपराधी है वो हाँ, तो वो चीज़ें भी देखी, पर ओवरऑल मध्य प्रदेश फिर भी कहेंगे कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा है। एक बात मैं जानना चाहूंगी कि जो आप एसपी रेल रहे थे, जब उस समय का जो दौर था वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप एसपी रेल थे तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए और 3 बड़े-बड़े काम किए। वंदे भारत जो है ट्रेन, उसका इनॉग्रेशन यहाँ हुआ था। उस बारे में आप बताइए कि कैसा अनुभव रहा, किस तरह का कोऑर्डिनेशन आपका रहा? एसपी रेलवे एक अलग मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं तो वहाँ अलग चैलेंजेस रहते हैं। रेलवे एक अलग चैलेंजेस था। अपने आप में रेलवे एसपी होकर के जो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। आपके साथ काउंटर पार्ट में आरपीएफ है, रेलवे के डीआरएम है, उनके हर एक इंजीनियरिंग विंग से लेकर के फाइनेंस का एक अलग विंग होता है। तो वहाँ पुलिस के इश्यूज वहाँ तक कोऑर्डिनेट करना और वहाँ जनता तक वो सुरक्षा का भाव पहुँचा देना बहुत मेजर चैलेंज होता है। और रेलवे में जनरली आप मानेंगे कि चोरी सबसे बड़ी समस्या है। अवैध वेंडरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो खाद्य पदार्थ ऐसे बिक जाते हैं जिससे जान को भी खतरा होता है। तो रेलवे में फोर्स को मोटिवेट करते हुए इन पर लगातार कार्रवाई करना, ऐसी चलित घटना स्थल होने पर वो एक बड़ा चैलेंज था। बट आरपीएफ के साथ और रेलवे के साथ मिल करके प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा सफल कार्यकाल में मानता हूँ कि रेलवे में मध्य प्रदेश जीआरपी में मेरा रहा। साथ ही बड़े आयोजन लगातार हुए। प्रधानमंत्री जी का 3 बार मेरे रहते हुए यहाँ जीआरपी में आना और स्टेशन पर आना, और वो एक मेगा इवेंट रहता है। तो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, वो सभी कार्यकाल दौरान हुए, और जो बड़े ही सुरक्षा पूर्वक, सावधानी पूर्वक निकले, तो वो एक अच्छी बात मैं मानता हूँ। इसके अलावा एक और आपके समय पे आपने एक बहुत बड़ा एक माफिया गैंग को आपने पकड़ा था इटारसी जंक्शन के आसपास का। उस घटना के बारे में आप बताइए कि कैसे उसको आपने क्रैक किया? ट्रेन में लगातार कई बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे बड़ी चोरी हो जाना, सोना लूट लेना, और पैसों का अवैध जो हवाला का बिजनेस होता है वो भी होता है। इटारसी जंक्शन हमारे देश के सबसे बड़े जंक्शंस में से एक है, जहाँ नंबर ऑफ ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी पूरे इंडिया में 2nd 3rd नंबर पे आती है। तो इटारसी में एक एनआरआई के साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिनको लूट लिया गया था, और 24 घंटे के अंदर हमारे द्वारा वहाँ एक गैंग पेपरिया की थी, जिसको ट्रेस किया गया कैमरे और डिजिटल एविडेंस के मदद पर, और उसके बाद उसको हमने रिकवरी की। लेकिन उसके अलावा फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि जो आरपीएफ का जो एक दायरा है, सीमित सा लगता है हमें, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और जब ट्रेन में आरपीएफ के जवान घूमते हैं और जीआरपी भी रहती हैं उसमें, जो पैसेंजर्स हैं उनको देखते हैं, उनको कि किस तरीके से बैठे हुए, कहीं कोई एक्टिविटीज कोई गलत तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कैसी चुनौतियां रहती है? आरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है जो सिर्फ प्रॉपर्टी रेलवे की सुरक्षा करता है। हमारा मेन फोकस होता है
अपराधों पे जनता के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकना और कोई ऐसा कानून व्यवस्था निर्मित ना हो जाए, वो जीआरपी हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का काम होता है। क्योंकि आपको चलती ट्रेन में सुरक्षा मुहैया कराना कि पहले तो पैसेंजर को उतरना ना पड़े। लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर ट्रेन में चोरी होगी तो क्या करें। तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस से आप 100 नंबर लगाएंगे, हम आपके पास पहुंचेंगे। 100 नंबर लगाओ, पुलिस बुलाओ, हमारा नारा है। तो हम चलती ट्रेन में ही पहुंचते थे। साथ ही हमने एक जीआरपी एमपी हेल्प ऐप लॉन्च की और हमारा कंट्रोल रूम का नंबर दिया कि आप एमपी में चलती ट्रेन में कहीं पर भी हो, आप ऐप पे जाएंगे, हम अगले स्टेशन पे हमारे पुलिस वाले आप तक पहुंचेंगे, आप बैठे रहिए सीट पर, आपको एफआईआर वहीं के वहीं देंगे। और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। रोज लाखों यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं, तो उनको डील करना एक चैलेंजिंग टास्क है। आपने अवैध वेंडर्स की बात करी, तो जैसे अब किसी भी रिजर्व हम बोगी की बात करें, 3rd AC या 1st AC की, तो वहाँ पर जब ये वेंडर्स अवैध तरीके से चले आते हैं, अपने सामान बेचने लगते हैं, तो कितना मतलब पैसेंजर्स को मतलब सहमना चाहिए या डरना चाहिए कि हाँ कहीं ये यहाँ पर आके ये देख तो नहीं रहा है, या क्रिमिनल एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हो, या वो किसी क्रिमिनल से जुड़े हो? आपका क्या तजुर्बा है? देखें, वेंडर्स जो होते हैं कि यात्री को भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी वेंडर आ रहा है अगर वो लाइसेंस धारी है, बेटर प्रॉपर उसके पास लाइसेंस है, चीज़ें हैं, देन इट इज़ ओके, फिर भी सतर्क रहना चाहिए। पर उसके बाद भी ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं सामान की चोरियों में। किसी का मोबाइल चार्जिंग पे, चार्जिंग से मोबाइल उठा लिया, महिला वॉशरूम गई है, बैग उठा के चले गए। तो सतर्क तो रहना चाहिए। जब भी आपके पास कोई वेंडर सामान बेचने आ रहा है तो ध्यान दीजिए कि वो लाइसेंस है या नहीं है। कई बार उन पे एफआईआर भी की है जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और कई अवैध वेंडर्स पे हमने लगातार कार्रवाई की। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब 1 साल में अगर देखा जाए तो लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत बड़ा इस पे अभियान चलाया था। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी जो वर्तमान जिम्मेदारी है उस पर हम बहुत सी बातें करेंगे। धन्यवाद। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और अब मैं जानना चाहूँगी जो आपकी वर्तमान जिम्मेदारी है यहाँ पर 7th बटालियन एसएएफ में, वो और आप इसके पहले भी एसएएफ में रहे हैं बालाघाट में। तो सर वहाँ की जो चुनौती रही है, क्योंकि वो बालाघाट जिला है, नक्सलाइट एरिया है, और ये अब भोपाल में राजधानी में ये एसएएफ है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या चुनौती है? देखें, अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत ही वेरिएशन है दोनों चुनौतियों में। जो बालाघाट की बटालियन थी, मैं एज अ पहले कमांडेंट के रूप में वहाँ गया था। वो आईआर इंडियन रिजर्व बटालियन थी जिसको पूरा रेज करना था, और
तो वो मेरे लिए एक नई बटालियन थी, पहली बार बटालियन को रेस करना, फ्रॉम ग्राउंड टू बिल्डिंग्स टू एस्टेब्लिशमेंट टू फोर्सेस कंपोजिशन, वो सारा देखना था। जी। साथ ही वो नक्सल बेल्ट था, तो वहाँ पर नक्सल के लड़ने के लिए या उनके उन्मूलन के लिए उनके लिए एक बटालियन रेस की जा रही थी, फोर्स रेस की जा रही थी। तो वहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि आप कैसे एक एक एस्टेब्लिशमेंट खुद बनाएंगे, साथ ही फोर्सेस को कैसे डेवलप करेंगे, ट्रेन करेंगे कि वो नक्सल से मुकाबला कर सकें, फिर कैसे आप प्लानिंग कर सकेंगे कि नक्सल से किस तरह डीलिंग पूरा होगा, एक्शन कैसे होगा, और साथ ही पूरा जंगल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, तो वहाँ पर फोर्स के हमारे आर्म फोर्स का पूरा परिवार की तरह होता है, लगभग 1000 लोग होते हैं। तो उनको, उनके परिवारों को वहाँ कैसे बुनियादी सुविधा मुहैया करा सकें। अब आप मान लीजिए कि हेडक्वार्टर जो जिले का है, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक चौकी है जिसमें हमारे लोग रह रहे हैं। वहाँ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, खाने की समस्या, रहने की समस्या, परिवार नहीं ले जा सकते, तो ऐसे बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो उस जगह पर कैसे फोर्सेस को भेजना है, ट्रेन करना है, प्लान करना और एग्जीक्यूट करना है, तो बड़ी अलग चुनौती थी। वहीं अगर 7th बटालियन भोपाल की बात करूँ तो शहरी बटालियन है। यहाँ पर हमारी फोर्स जनरली शहर में रहती है, बट ये वेल एस्टेब्लिश्ड बटालियन है। यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑलरेडी हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट है जिनको रन करना है, कैपिटल सिटी है, यहाँ नक्सल नहीं है, बट कानून व्यवस्था की डेली की जो चुनौतियाँ होती है वो बहुत बड़ी होती है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आर्म फोर्सेज है तो लॉ एंड ऑर्डर में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। फिर शहर में होने के नाते यहाँ जो उनकी कार्रवाइयाँ होती है वो बहुत वैरायटी होती है, तो इसको देखना। हमारे पास 7th बटालियन में चाहे अश्वरोही दल हो, चाहे बैंड हो, चाहे आर्म्स, पीटीएस आर्म्स हो, ऑफिसर्स का पूरा रहने का मैस हो, और कंपनी के हेडक्वार्टर्स हों, ये बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास यहाँ। जैसे अभी आपका 1 to 5 अप्रैल में एक डायमंड जुबली आपने सेलिब्रेट किया, तो उस समय किस तरीके से आपका सेलिब्रेशन रहा? कितनी बटालियंस को आप बुलाते हैं? सभी बटालियंस मिलके कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कैसा रहा? देखें, ये बहुत बढ़िया मौका था एक कि 75th रेजिंग डे 7th बटालियन का अभी इस साल हमने सेलिब्रेट किया है। उसमें 1 से 5 अप्रैल तक हमने पूरे वर्किंग डे का सप्ताह सेलिब्रेट किया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा जो इतिहास है हम उससे प्रेरणा लें। हम जो इतने पुराने बटालियन हैं, हमने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमारे जो सीनियर्स रहे, जो रिटायर्ड हो गए लोग, उन्होंने कितनी मेहनत की है, और जो पुलिस एक सेवा होती है, पुलिस एक नौकरी नहीं है, उस सेवा भाव को हम समझें और उसको अपने आचरण में लाके आगे और बेहतर जनता की सेवा कर सकें। क्योंकि डायमंड जुबली भी था तो हमने सोचा कि उसको उतना महत्व बनाया जाए, साथ ही परिवार पीछे रह जाता है। तो जो 1 से 5 तारीख का पूरा मकसद ही यही था कि हम हमारे फोर्स के जो लोग हैं उसके साथ उनके परिवारों को सम्मिलित करें। एसएफ के साथ यही होता है कि उनको आर्म फोर्स है, कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है, आपको भेज दिया गया है, आप 1 महीने वहाँ रहेंगे, आपको आउटपोस्ट पे भेज दिया गया, आप 6 महीने वहाँ रहेंगे फिर आएंगे, आपका परिवार जनरली आपके साथ नहीं रहता, तो वो अकेलापन, वो परेशानी, परिवार की समस्याएं बहुत होती है। तो हमने 1 तारीख से 5 तारीख तक पूरा आयोजन परिवार को फोकस रखते हुए किया, जिसमें पहले दिन हमने स्वच्छता अभियान किया। साथ ही 2 और 3 तारीख को हमने हमारे लोग जो हैं उनको स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ कराई ताकि फिजिकल फिटनेस रहे, बेटर एक्टिव रह सकें। फिर 2 दिन तक हमने परिवार के बच्चों को बुलाया, परिवार की महिलाओं को बुलाया, और उनके लिए बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स और मनोरंजन के कार्यक्रम कराए ताकि वो घुल मिल करके आपस में बैठ सकें, बात कर सकें, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। साथ ही हमने बच्चों के लिए सेमिनार्स आयोजित कराए कि आप स्कूल पास कर रहे हैं, कॉलेज पास आउट कर रहे हैं, तो एक बेटर डायरेक्शन उनको दे सकें। तो इस तरीके से पूरा पारिवारिक रूप से उस आयोजन को कराया गया। और जो 5th अप्रैल था जिसको लास्ट में हमने क्लोज किया, वो हमारे डीजीपी महोदय के ही मार्गदर्शन में उन्होंने बताया कि हम इस आयोजन पे क्यों ना सभी भोपाल की इकाइयों को बुलाएं, उनके परिवारों को बुलाएं, सबको विथ फैमिली बुलाया। और बहुत बड़ा 3500 के आसपास, 4000 के आसपास लोग लाल परेड ग्राउंड आए, उनको बड़ा खाना एक आयोजन हमने किया गया डीजीपी सर की मौजूदगी में, और बड़े खाने में सबने साथ बैठकर खाना खाया। जो मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि मिली कि हाँ, एक पारिवारिक आयोजन रहा। इससे फर्क ये पड़ता है कि हमारे व्यक्ति को, हमारे जवान को भरोसा होता है कि मेरे अधिकारी हैं और हम जनता की सेवा के लिए हम सब मिलकर के बेहतर सेवा कर सकते हैं। एसएफ में कई तरीके की एक्टिविटीज होती है, जैसे बैंड स्कूल भी है और शायद आर्म्स ट्रेनिंग स्कूल भी है, और भी बहुत सारी चीजें हम जानना चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है और किस तरीके से काम करती है। 7th बटालियन एक फुल फ्लेज्ड बहुत बड़ा सेटअप है। इसमें हमारे पास बैंड ट्रेनिंग स्कूल है,
जो पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस इकाई जितनी भी हैं उनको अगर ट्रेनिंग देना हो बैंड की, क्योंकि बैंड हमारा एक बहुत ही प्रोटोकॉल का मेन हिस्सा होता है, जी तो यहाँ हमारी ट्रेनिंग अभी संचालित भी की जा रही है और पूरे प्रदेश में अलग अलग इकाइयों में बैंड का एक सेक्शन बनाया जा रहा है। तो हम उसको पूरा मॉनिटर करते हुए यहाँ पर बैंड ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही पुलिस ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे पास है, जहाँ जो भी आर्म्स के इश्यूज जाते हैं, सुधार होता है, रिपेयरिंग होता है, वो सारे काम किए जाते हैं। उसी के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आर्म्स की ट्रेनिंग लगातार देना बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि आर्म्स को डील करना एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू हो जाता है। तो वो भी हमारे यहाँ पर एक फुल और फ्लेजेड है। शायद सर ट्रेनिंग में सर्विसिंग भी होता होगा ना हाँ, आर्म्स का? बिल्कुल। उसका सुधार, रिपेयरिंग, सर्विसिंग सारी चीज़ें हमारे जी, यहाँ जी, पर होती हैं। पूरे मध्य प्रदेश पुलिस की यहाँ पर आकर के हम क्लोज़ करके करते हैं। ओके। साथ ही चाहे वो घुड़सवारी दल हो, हमारा अश्वरोही दल हो, वहाँ यहाँ पर 7th बटालियन में बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है। हमारा पुलिस का जो वेलफेयर के लिए अगर हम बताएँ हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है, जो हमारे पुलिस के लोगों के लिए और उनके परिवार के लिए परिवार बड़ा के लिए। सुविधा प्रदान करता है। उसमें बहुत लोग आते हैं और अपना सेवा का लाभ लेते हैं। साथ जी, ही ऑफिसर्स मेस है, जो रहने के लिए यहाँ पर सुविधा बेटर दे सकते हैं। जी, एनजीओ मेस है और हमारे पास ओआर मेस है, जो आरक्षक आते हैं, जो एएसआई आते हैं। अब आप देखेंगे कि लगातार ड्यूटियाँ कुछ न कुछ चुनाव संबंधित, जी, कानून व्यवस्था संबंधित भोपाल में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जितने हमारे लोग आते हैं उनको रुकवाने के लिए, चाहे आरक्षक हो, हम बेहतर से बेहतर सुविधा उनको प्रदान करते हैं। तो ये पर्व जितने हो जाते हैं हमारे, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे चाहे 26 26 जनवरी जनवरी हो। हो, चाहे द रिट्रीट आयोजन हो, चाहे शोक दिवस हो, तो वो सारे आयोजन 7th बटालियन उनको ऑर्गेनाइज करता है। लाल परेड ग्राउंड जी, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल से जुड़ा हुआ एक जी, जी, स्थान है, लाल जी। परेड ग्राउंड, जिसको हम मानते हैं, और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, उस पे सारे आयोजन हमारे तो किए वहीं सर जाते हैं। हमने देखा है कि जब भी कोई डीजीपी अगर रिटायर होते हैं तो उनका भी जो सेरेमनी है वो भी शायद आप ही हाँ, लोग वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं ऑर्गेनाइज बहुत होते अच्छी हैं। जी, तरीके से। हमने भी एक डीजीपी सर थे शुक्ला सर, जब वो रिटायर हुए थे बिल्कुल। तो हमने उनका वो पूरा कवर किया था, हाँ, पूरे उस आयोजन को तो ये बहुत सारे अच्छी बड़े तरीके से। आयोजन 7th बटालियन करता है। तो सर यहाँ हम अपने इस प्रोग्राम को विराम देंगे, लेकिन आज आपने जो एसएएफ से रिलेटेड जो बातें बताई वो हमने आज एक नया अनुभव रहा हमारे लिए कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई, किस तरीके से बैंड्स काम करते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग स्कूल चलता है, आर्म्स ट्रेनिंग स्कूल हो या बैंड ट्रेनिंग स्कूल हो। ये सब हमने आज हमारे दर्शक भी जान पाए हैं आपके माध्यम से। और सिविल सर्विसेज के लिए कैसे तैयारी की जाए ये आपने एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी है। तो आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस बात को समझे और की नोट की तरह अपने डायरी में इसको नोट करें तो शायद सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि सफल बनने के लिए असफलता के डर को अपने मन से निकाल देना चाहिए, तभी सफलता हासिल हो सकती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।